हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेडक्स एजुकेशन। तो आज का हमारा जो है परासरण दाब से ही रिलेटेड है। और पिछली क्लास में हमने परासरण दाब पढ़ा था, परासरण क्या होता है पढ़ा था, और फिर हमने बताया था कि परासरण दाब के आधार पर हमारे जो विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि विलयन हमारे 3 टाइप के होते हैं और वो सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसपे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसमें कि आपको थ्योरी लिखने को आता है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परासरण दाब के नियम तथा वॉन हाफ समीकरण। टॉपिक है परासरण दाब के नियम तथा वांट हाफ समीकरण। ठीक, ये है हमारा टॉपिक। आप पहले बात को समझिए, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा टॉपिक था परासरण में हमने क्या कहा था, ऑस्मोसिस एक विलयन के अणुओं का या विलयन के परमाणुओं का स्वतः प्रवाह है। किसकी तरफ? उच्च सांद्रता की ओर से निम्न सांद्रता की ओर, या अगर आप अर्धपारगम्य झिल्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके निम्न सांद्रता की तरफ वाले विलयन के साथ उच्च सांद्रता के अणुओं का मिलना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये बात हुई थी परासरण की। और परासरण दाब में हमने कहा था कि हम एक ऐसा बल लगाएं या उनके प्रवाह को रोकने के लिए हम जो दाब लगाते हैं या जो बल लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकली, मतलब कि बताया गया वो है, लेकिन इस पर बड़े सारे साइंटिस्टों ने अपने रिसर्च किए। तो रिसर्च से उन्होंने ये देखा कि जो आपका परासरण दाब है वो विलयन के कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता था। ठीक है, तो उसमें से एक थे वॉन हाफ साहब। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट और उसमें उन्होंने बताया कि जो आपका विलयन के अणु या परमाणु हैं, जो विलयन के अणु या परमाणु हैं वो गैसों की तरह, गैसों के अणुओं तथा परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो ऐसा होता है कि वो गैस के अणु और परमाणु जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा ही, ठीक वैसा ही व्यवहार विलयन के अणु या परमाणु करते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो गैसों में जो विसरण होता है, गैसों में जो विसरण होता है कुछ हद तक विलयनों में वही क्या होता है? परासरण होता है। ये बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी। ठीक, अब यहाँ पर वॉन हाफ साहब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को बता रहे हैं कि जब उन्होंने प्रयोग तो उन्होंने देखा कि जैसे गैसों के अणु या परमाणु विसरण की तरह विसरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो विलयन के अणु और परमाणु होते हैं, अणु या परमाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? गैसों के अणुओं या परमाणुओं की तरह ही व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर उन्होंने अपना एक नियम दिया। अब उस नियम में इन्होंने कहा, क्या कहा कि अब इसमें जो बात है वो ये कि पहली बात तो ये क्लियर होगी कि हमारा जो विलयन है या विलयन के जो अणु या परमाणु हैं वो क्या कर रहे हैं? विलयन के अणु या परमाणु हमारे गैसों के अणु या परमाणु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि यदि एक विलयन लिया जाए, क्या लिया जाए? एक तनु विलयन लिया जाए। मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर था और इसमें आपने एक तनु विलयन ले लिया।
ठीक है, बात को समझिएगा बेटा। ये हमने लिया क्या, तनु विलयन, ठीक, एक तनु विलयन लिया। अब इसकी कुछ ना कुछ सांद्रता होगी। अगर मान लीजिए सांद्रता इसकी C है, ठीक, किसी तनु विलयन की सांद्रता इसकी C है तथा परासरण दाब इसका पाई है, तो इन्होंने कहा कि जो पाई होगा वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, सांद्रता के। इसका मतलब इन्होंने कहा कि किसी तनु विलयन का परासरण दाब किसी तनु विलयन का परासरण दाब क्या, पाई किसके, विलयन के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बात को समझिए, इन्होंने कहा कि किसी तनु विलयन का परासरण दाब पाई विलयन के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर परासरण दाब पाई है तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इसका मतलब क्या है बेटा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अगर आपका सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता ज्यादा कैसे होगी बेटा, तो विलेय पदार्थ की मात्रा अगर विलयन में ज्यादा घुली हुई है और विलेय पदार्थ पूर्णतया घुलनशील है विलायक में, तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा सांद्रता होगी, विलयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, उस परासरण दाब उतना ही अधिक होगा। बात को समझिए, इसको इन्होंने नाम दिया। अब इन्होंने कई वैज्ञानिकों के साथ पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको हम बोलते हैं बायल-वॉन-हॉफ नियम। ठीक है, क्या बोलते हैं, बायल-वॉन-हॉफ नियम। ठीक है, बायल-वॉन-हॉफ नियम। क्या था इस नियम में, इन्होंने कहा कि किसी तनु विलयन का परासरण दाब, किसी तनु विलयन का परासरण दाब, किसी तनु विलयन का परासरण दाब, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द पर आप जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि परासरण दाब, किसी तनु विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम अगर सांद्रता को ज्यादा रखेंगे तो परासरण दाब क्या होगा बेटा, अधिक होगा। ठीक है, जब हम सांद्रता को ज्यादा रखेंगे तो परासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। अब ये हुआ बायल-वॉन-हॉफ का नियम। अब दूसरी बात आ जाती है चार्ल्स-वॉन-हॉफ नियम। चार्ल्स के साथ अगर वॉन-हॉफ का नियम देखा जाए तो ये कहते हैं कि यदि किसी तनु विलयन किया जाए और उसका सांद्रता स्थिर रखा जाए, अगर उसका सांद्रता को स्थिर रखा जाए, अगर सांद्रता को स्थिर रखा जाए, बात यहाँ ये है कि यहाँ टेम्परेचर, एक पॉइंट और लिख दीजिए कि T क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। और यहाँ दूसरे में इन्होंने कहा कि किसी तनु विलयन का परासरण दाब स्थिर रखा जाए, किसी तनु विलयन का, अगर किसी तनु विलयन की सांद्रता, किसी तनु विलयन की सांद्रता को स्थिर रखा जाए, यदि किसी विलयन की सांद्रता स्थिर हो
तब विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब, विलयन का परासरण दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर C को कांस्टेंट रखें, किसको रखें? C को। C अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा बेटा? तो ये होगा कि परम ताप पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो क्या होगा? पाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। सांद्रण को अगर स्थिर रख दिया, विलयन की सांद्रता को अगर स्थिर रख देंगे तो जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा कौन? परासरण दाब। किसका? विलयन का। विलयन का परासरण दाब, समझ रहे हैं ना? विलयन का परासरण दाब किसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है? परम ताप के अनुक्रमानुपाती हो रहा है। कब? जब हम विलयन की सांद्रता को स्थिर रख रहे हैं। पहले केस में हमने आपको बताया कि अगर टेम्परेचर को स्थिर रखेंगे, ताप को स्थिर रखेंगे और ताप को स्थिर रखेंगे, तब जो परासरण दाब होगा विलयन का, वो उसकी सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है। अब इसको आप कंबाइंड फॉर्म में अगर करेंगे, इतनी बात समझ में आई। बायल के साथ जब इन्होंने किया तो इन्होंने कहा कि सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है परासरण दाब, और दूसरा जब इन्होंने चार्ल्स के साथ में किया तो इन्होंने कहा कि अगर सांद्रता स्थिर है, सांद्रता स्थिर है, विलयन की सांद्रता अगर स्थिर है तो परासरण दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। बात समझ में आ रही है? अब आगे हम इसको कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे। आइए जरा देखते हैं। तो ये रहा कि बायल के साथ और चार्ल्स के साथ जब इनका अलग अलग करके नियम बनाया गया, अलग अलग करके इसको देखा गया, तो ये चीजें सामने आई। अब जब हम इसको कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो क्या होता है, जरा सा चेक करते हैं। ठीक है। तो हाँ, इसका मतलब क्या है? अब देखिए कि हमने कहा आपसे कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब ये हुआ कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या ये कहिए कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये भी बात सही है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C या पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, कोई दिक्कत नहीं है। तथा दूसरा हमने क्या कहा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी अभी आपको बताया है। 3 बातें हो गई। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको पहला इक्वेशन ले लें, इसको दूसरा इक्वेशन ले लें, तो ये क्या हो गया कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले बोल रहा है कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो अब जो पाई आएगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू TV होगा, T अपॉन V होगा, सॉरी T अपॉन V हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आता है, तो पाई इज इक्वल टू S T अपॉन V। हमने कहा S क्या है? S क्या है? एक कांस्टेंट है। एक S क्या है? S एक कांस्टेंट है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, और जब हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो एक कांस्टेंट टर्म S आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको अच्छे फॉर्म में करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि पाई V इज इक्वल टू S अपॉन T। ये एक फॉर्मूला निकल करके आया, पाई V इज इक्वल टू S अपॉन T। पाई V इज इक्वल टू S अपॉन T। ठीक है। अब
यहीं से आप यहां पे बना सकते हैं इसको कि पाई v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है ना, मतलब इसको समझिए कि हमने आपको दोनों नियम को कंबाइन किया। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने सांद्रता बताया था, परासरण दाब सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब कोई चीज अगर सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। फिर आ जाइए कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने बताया परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अब इनको कंबाइन करके हमने सारे मैथमेटिक्स किए, तो कंबाइन करने के बाद वहां पर आया पाई v इज इक्वल टू एस अपॉन एस टी, पाई v इज इक्वल टू एस टी। ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो या तो फिर अगर s को हम r के बराबर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, पाई v इज इक्वल टू आर टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि s इज इक्वल टू आर, गैस कांस्टेंट है सब जानते हैं, तो देन क्या हो जाएगा बेटा, पाई v इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, या पाई v इज इक्वल टू एन आर टी। इसी को हम बोलते हैं वॉन्ट हॉफ समीकरण, वॉन्ट हॉफ समीकरण, इसी को बोलते हैं वॉन्ट हॉफ समीकरण। समझिए बात को, हम क्या कर रहे हैं कि वॉन्ट हॉफ का कहना था कि जो, पहले हम पूरा समराइज कर देते हैं इसको। हमने आपको बताया कि परासरण दाब के कैलकुलेशन करने के लिए बड़े सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए, उनमें से वॉन्ट हॉफ साहब भी एक थे। इन्होंने कहा कि जो विलयन के अणु या परमाणु हैं वो क्या करते हैं, वो गैसों के अणु या परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपसे ये बात की थी कि गैसों में जो काम उनके विसरण के द्वारा होता है, विलयनों में वही काम परासरण के द्वारा होता है। अब वहीं पे वॉन्ट हॉफ साहब ने कहा कि विलयन के अणु या परमाणु जो हैं वो गैसों के अणु या परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। तो जब गैसों के अणु या परमाणुओं की तरह व्यवहार करते हैं तो जो गैस के समीकरण हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, वो सब क्या होगा, इन पे भी लागू होगा। अब इस पर बॉयल और वॉन्ट हॉफ साहब को जब हमने कंबाइन किया तो उन्होंने बताया क्या कि जो परासरण दाब है वो विलयन की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या विलयन के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों बातें सेम है। फिर चार्ल्स का और वॉन्ट हॉफ साहब कंबाइन किया तो उन्होंने बताया कि परासरण दाब परम ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर सांद्रता को स्थिर रखा जाए। दो बातें हो गई। अब जब हमने दोनों को कंबाइंड कर लिया तो हमें एक समीकरण मिला, पाई v इज इक्वल टू एस टी, या अगर s का मान r यानी गैस कांस्टेंट के मान के बराबर है तो पाई v इज इक्वल टू आर टी आता है। या ये तो हुआ सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, और जब हम पूरा एवोगाड्रो नंबर के बराबर ले लेंगे तो पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, ये आता है आपका वॉन्ट हॉफ का समीकरण। तो वॉन्ट हॉफ का समीकरण जो है वो उसका बेस ही यही है कि वॉन्ट हॉफ साहब ये मानते हैं कि विलयन के अणु या परमाणु गैसों के अणु या परमाणुओं के समान व्यवहार करते हैं। तो जब समान व्यवहार करेंगे तो जब वहां पे गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT लगता है, वही सेम इक्वेशन वॉन्ट हॉफ साहब ने पाई v इज इक्वल टू nRT रख दिया। अब इस पाई v इज इक्वल टू nRT में, पाई v इज इक्वल टू nRT में, पाई आपका क्या है, पाई है परासरण दाब, v क्या है,
आयतन, ठीक है। टी क्या है, परमताप। बाकी चीजें आप जानते हैं, आर आपका गैस कांस्टेंट हो जाएगा, या विलियन स्थिरांक मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए। आर आपका क्या है, इसको विलियन स्थिरांक बोल दीजिए, विलियन स्थिरांक है, ठीक। और एन सभी को पता है एन क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर विलयन के अणु या परमाणु गैसों के अणु या परमाणुओं के समान व्यवहार करते हैं, ऐसा वॉन ट्रॉप साहब का मानना था, तो उन्होंने ये इक्वेशन जो कि सिमिलर है किसकी तरह, गैस इक्वेशन की तरह सिमिलर है, तो उसी गैस इक्वेशन की तरह जो सिमिलर इक्वेशन बना उसको क्या नाम दिया गया, वॉन ट्रॉप का समीकरण, यानी वॉन ट्रॉप समीकरण। कहने का मतलब वॉन ट्रॉप जैसे गैसों में गैस समीकरण होता है, वैसे ही विलयनों में वॉन ट्रॉप समीकरण होता है। तो ये पूरी बात थी वॉन ट्रॉप समीकरण के बारे में। मैंने पूरा आपको एक एक वर्ड टू वर्ड डिस्क्राइब किया और उसका डेरिवेशन करके दिखाया। आई होप कि आपको वॉन ट्रॉप समीकरण से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज थी वो क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं अपने अगली क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।